नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास एपिसोड में। दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर राजेश शुक्ला जी से, जो कि चीफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं फॉर इंस्पायर इंडिया नाउ। बहुत सारी कंपनियों के साथ वो काम कर चुके हैं, अपनी स्ट्रैटेजी से बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बना चुके हैं। आज मौका मिला मुझे उनसे ऑफ द स्टेज बात करने का, तो मैं जान पाई कि वो ना ही बहुत सारा पैसा भी कमा चुके हैं, नाउ ही वॉन्ट्स टू वर्क फॉर द सोसाइटी। देयर इज अ लॉट, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम आज के इस खास एपिसोड से। अब मैं देर नहीं लगाऊंगी, मैं जानती हूँ आप सब भी उत्सुक होंगे मिस्टर राजेश शुक्ला जी से मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सिमरन जी। बहुत अच्छा लगा आपसे पहले भी बात करके, लेकिन इतना कुछ है आज जानने के लिए। बट सिमरन जी, जितना तारीफ आपने किया उतने तारीफ के लायक मैं नहीं हूँ। मींस व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू रीपे टू द सोसाइटी। सर दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, कि आप इतने मॉडेस्ट हैं कि आप अपने लिए ये बात बोल रहे हैं कि मैंने कुछ खास किया नहीं, लेकिन पिछले 25 सालों से, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि आपका करियर 25 सालों में सिमरन जी 20 साल मतलब 2011 तक तो मैं प्रोफेशनली काम कर रहा था जी। पूरे पैसे लेता था जी। जितना ज्यादा फीस ले सकता था उतना लेता था और जितना अच्छा डिलीवर कर सकता था करता था। 2011 में हमने डिसाइड किया, कई दोस्तों ने, जिसमें हमारे साथ दीपायन मोहंती थे, वो कारगिल को हेड करते थे, तो हम दो मामले में लकी थे। अच्छा स्कूल मिला पढ़ने के लिए, अच्छी कंपनी मैकेंजी जैसी कंपनी बनी स्टार्ट करने के लिए, एंड एज अ चीफ स्ट्रेटजिस्ट और एज अ चीफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमें हमेशा उन लोगों के साथ काम करने को मिला जिनके पास खूब पैसे थे और जिनके पास सब कुछ था सिर्फ स्ट्रेटजी के अलावा, या हम कहेंगे कि उनके पास स्ट्रेटजी भी थी बट उनको लगा कि मैं उनसे बेहतर स्ट्रेटजिस्ट हूँ। सो मैं अपना कैरियर शुरू किया चाइना से, एज अ चाइना स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को चाइना के कंपनीज को दिखाना था इंडिया। सो हम इंडिया में मिले, मुकुंद स्टील से मिले, नीरज बजाज से मिले, केसी जैन साहब से मिले, जो उस समय सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, जैन खंडेलवाल का अटलांटा बिल्डिंग में बैठते थे। फिर हम रोल्टा को मिले, इन्फोसिस को मिले, विप्रो को मिले, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलायंस को मिले, L&T को मिले, टाटा स्टील को मिले। तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप मेहनत करते हो, सामने रिजल्ट दिखता है, तो जो आपका हौसला है, आपका रिकग्निशन है, वो बढ़ता जाता है। सो हमारे साथ 2-3 बहुत पॉजिटिव चीजें थी कि हमेशा जिंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले, हमेशा भगवान ने 2 कदम आगे चढ़ के मदद किया, और हमेशा, क्योंकि हम समय से हमेशा 5 साल आगे थे। जैसे फेस रिकग्निशन हम इंडिया में 2008 ले आए जी। जो आप अभी हेल्थ बैंड एप्पल की घड़ियां देख रहे हैं, हम 2009 में ले आए जी। हम वो छोटे सारे लाइक दिल्ली में हमने फेस रिकग्निशन DLF के चाणक्यपुरी में लगा दिया 2015-16 में। मतलब हम क्या होता है कि जब सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो कोशिश करते हैं दूसरे दिन सुबह उसको करने का। सारी टीम को इकट्ठा करते हैं, डिस्कस करते हैं और करने की सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई तीसरा करेगा, उसको देख के फॉलो करेंगे। तो ये आपने हमेशा से इंस्पायर ही किया है लोगों को। और आज सबसे ज़्यादा मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये आपका इंस्पायर इंडिया नाउ, ये जो आपने इनिशिएटिव शुरू किया है, इसके पीछे आपके लिए वो कौन सी इंस्पिरेशन रही है और इसका क्या मकसद है? इंस्पिरेशन की शुरुआत होती है, मैं 2015-16 में हम ऑक्सीजन जनरेटर बनाए थे। हमारे दोस्त हिमांशु चतुर्वेदी, उनको खेल गुरु बोला जाता, 3-4 दोस्त थे। जब हमने बनाया तो वो लोग बहुत एक्साइट थे। हम लोग लेके उसको गए, अरुण जेटली जी से मिले, सतीश उपाध्याय जी बीजेपी के हेड थे, उनसे मिले, हर्षवर्धन जी से मिले, सबने मदद की। सब किसी ने 1 मशीन लिया, किसी ने 2 लिया, लेकिन मैं एज अ राजेश शुक्ला देख रहा था कि 10 लाख मशीन का। तो हम लोग गए, 2-3 फ्रेंड्स ने, 2-3 लोगों ने चेक दिए, चेक बाउंस हो गया। फिर मैं इसको लेके साइरस मिस्त्री को मिला, तो साइरस मिस्त्री ने बोला मेरे को बेच दो, ये टाटा का प्रोडक्ट बना देते हैं। दुखी मन था, बिक नहीं रहा था, तो फिर जाके रतन टाटा जी से मिले। तो ही टोल्ड राजेश, यार आई नो यू एज अ विनर, तो कैसा हार सकता है? खाने पीने की तकलीफ है क्या? द एग्जैक्ट वर्ड ही आस्क्ड मी, खाने पीने की तकलीफ है क्या? अगर तकलीफ है तो मेरे से पैसे ले जाओ।
और खाने पीने की तकलीफ नहीं है, तो इस प्रोडक्ट को और अपग्रेड करो। सो उस प्रोडक्ट को हमने अपग्रेड किया और बाद में कोविड में हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेटर बेचने वाली, एशिया की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेटर बेचने वाली कंपनी बने और सबसे ज्यादा जगह पे ऑक्सीजन जनरेटर गया। सो ये मेरे को इंस्पायर किया, रतन टाटा का ये पॉइंट मेरे को इंस्पायर किया। हमें हमारे जो लीडर्स हैं उनको हम सब जानते हैं, बट उनकी वो पॉइंट जो अनकट बात है, अनकट है एंड अनटोल्ड है, जो एडिट भी नहीं हुई है और किसी को पता भी नहीं है, वो चीजें लोगों के सामने लाई जाए, जिससे इंडियन यूथ, आज इंडियन यूथ क्या सोचता है, मेरे मम्मी पापा ने एप्पल फोन नहीं दिया तो मैं कैसे काम करूं, मेरे को डेनिम की जीन्स नहीं मिली तो कैसे मैं काम करूं, मेरे को शूज नहीं मिले तो मैं कैसे काम करूं। मतलब उसके पास एक्सक्यूजेज बहुत हैं, हो सकता है जेन्युइन एक्सक्यूज हो, बट मैं वो स्टोरी लाना चाहता हूं। मासेलकर साहब, जिनको पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, भारत सरकार के सारे हाईएस्ट अवार्ड हैं, लेकिन उनकी वो स्टोरी बताना चाहता हूं कि 6 महीने के समय उनके फादर का डेथ हो गया था। उनकी मदर हाउस हेल्पर थी जो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कमाती थी। आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनरेरी पीएचडी उनके पास है, 51 पीएचडी है। जिसके घर में कोई आदमी ने स्कूल नहीं देखा था, उसका बेटा 51 पीएचडी के साथ दुनिया में हाईएस्ट पीएचडी होल्डर है, नंबर 1 दुनिया का। सब नोबेल के बराबर अवार्ड है उनको, उनके पास दुनिया के सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस के बेस्ट अवार्ड्स हैं, रॉयल एकेडमी का अवार्ड है। ये स्टोरी मैं बताना चाहता हूं। मैं भटकर साहब की वो स्टोरी आपको बताना चाहता हूं कि जिनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। भारत सरकार ने तो अपनी तरफ से सारे अवार्ड दे दिए, पद्म श्री दे दिए, पद्म विभूषण दे दिए, लेकिन यूथ को स्कूल में पता नहीं है। लोगों को पता नहीं कि गरीब घर का महाराष्ट्र का बच्चा सुपर कंप्यूटर बना सकता। और सुपर कंप्यूटर भी कब उसने बनाया, जब आपने पोखरण विस्फोट किया था। उस विस्फोट के बाद आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, फिर अटल जी ने विस्फोट किया, अमेरिका सहित सभी देशों ने आपको कंप्यूटर देने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मना कर दिया, बोले ये कंप्यूटर का यूज अब आप करोगे एटॉमिक डेवलपमेंट में। वो भटकर साहब थे जिन्होंने आगे आके सुपर कंप्यूटर परम बनाया, सुपर कंप्यूटर परम बनाया, जिसकी वजह से आपका पूरा एस्ट्रोनॉमी, पूरा आपका स्पेस साइंस, वंदे मातरम, ये सारी जो आज आप ब्रॉड स्मार्ट भारत देख रहे हो, स्मार्ट विलेज देख रहे हो, स्मार्ट हॉस्पिटल देख रहे हो, ये भटकर साहब की देन है। एंड भटकर साहब जिस गांव से आते हैं वहां पे रास्ता 2010 में बना, 2010 तक उस गांव जाने का रास्ता नहीं था। दिस इज द अनकट एंड अनटोल्ड स्टोरी जो हम आपको बताना चाहते हैं। हम आपको साइरस मिस्त्री को स्टोरी बताना चाहते हैं, ये कैसे वो खुद गाड़ी चला के बॉम्बे से अहमदाबाद राजकोट जाते थे। सापुर जी पालन जी में 10,000 से ज्यादा ड्राइवर हैं। टाटा ग्रुप में, टाटा सन्स में उनके पास 44% शेयर है। 44% शेयर का मतलब 10 लाख करोड़ का आदमी होगा। वो आदमी अपनी कार खुद चलाता है और भगवान करे बहुत बुरा हादसा हुआ, उनकी खुद की कार चलाते समय एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। उनका क्या उम्र था? 46 ईयर उम्र था। 46 साल की उम्र में साइरस मिस्त्री ने इतना बड़ा किया, बट उनकी अनकट स्टोरी लोगों को पता नहीं, को गाड़ी खुद चलाते थे। जी, तो आपका कहना यही है कि इंस्पायर इंडिया नाउ से आप अनकट और अनटोल्ड स्टोरीज बताना चाहते हैं। राइट। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन है, कौन कौन है इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे? इसके पीछे मेनली जागो नारी है। जागो नारी एनजीओ है जिसमें करीब 30,000 औरतें हैं। उसके बाद वन मोर चांस है, वो भी एनजीओ है। वेंचर स्टूडियो कैपिटल है जो मिस्टर प्रिंस त्यागी चला रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। केयर फिनरिस्क है जो हमें टेक्नोलॉजी और ऑडिट और दूसरी सुविधाएं दे रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर अमर साबले हैं, वो पढ़ेगा भारत से हमें सहयोग दे रहे हैं। सो मेनली 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो मदद कर रहे हैं इस पूरे मिशन को बनाने के लिए और चलाने के लिए। तो आपको ये पूरा काफ़ी लोगों का मतलब साथ है आपके साथ, लेकिन आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि किसी तरह से कुछ ऐसी बातें जो कि अनटोल्ड हैं, अनकट हैं, ये कहीं से तो आपने ये कॉन्सेप्ट लिया होगा। ये आइडिया आपको आया कैसे? खुद का आइडिया है। खुद का आइडिया कैसा आया कि जैसे जब हम रतन टाटा जी के साथ मुंबई से कलकत्ता ट्रैवल करते थे, तो रतन टाटा बहुत बड़े आदमी थे। मैं देखता था वो
एयरपोर्ट की शटल बस में साथ जाते थे, इकोनॉमी क्लास में बैठते थे। मेरे लिए हमेशा उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट लिया, मैं बिजनेस क्लास का टिकट लेके उनके साथ इकोनॉमी में बैठता था। और हम कलकत्ता जाते थे 8:30 बजे, वहाँ बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकल के चाय पीते थे, वहाँ से नंदीग्राम सिंगूर जाते थे। हम बार बार उनको बोलते थे कि बंगाल राइट चॉइस नहीं है, हमें या तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा जाना चाहिए। वो बार बार बोलते थे जो बंगाल है इट इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फाइनली नैनो पॉलिटिकल रीजन से सफल नहीं हुआ बंगाल में, बट उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये जो है ये इतना नुकसान दिया, और मैंने भी एक बार भी उनको नहीं बोला कि ये ना करते आप तो कितना फायदा होता। फिर नैनो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बना, लाखों करोड़ों लोगों का उससे रोजगार मिला। जहां पे जमीन 50,000 रुपए एकड़ थी, वहां पे आज जमीन 60 लाख रुपए एकड़ हुई। ये सारा क्रेडिट रतन टाटा को जाता है। ये छोटे छोटे इंसिडेंट थे जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया इंस्पायर इंडिया बनाने को। बट ये इंस्पायर इंडिया सिर्फ शो नहीं होगा। इंस्पायर इंडिया में हम करीब 4 से 5 हजार बच्चे लेंगे, जिनको हम, जैसे हमने जागो नारी में ट्रेंड किया, जैसे हमने केयर फिनरिस्क में ट्रेंड किया, जैसे हमने वेंचर स्टूडियो कैपिटल में चेंज किया, जैसे 3 तेली लोगों को, तेल बेचने वालों को मैंने राज ऑयल बनाया, जैसे कपड़ा बेचने वालों को हमने कूटन्स बनाया, जैसे अतुल ग्लास बेचने वालों को हमने सेजल ग्लास बनाया, ऐसे कम से कम 100 स्टार्टअप 200 करोड़ प्लस के अगले 5 साल में बनाएंगे। ये है पर्पज इंस्पायर इंडिया नाउ का। तो आपके कहने का मतलब है कि मिशन जो इंस्पायर इंडिया का है वो यही है? मेन मिशन यही है कि आपकी सोच बदलना, लोगों की सोच बदलना। लोगों की सोच क्या है? जितनी बड़ी चद्दर है उतना बड़ा पैर रखो। हमारी सोच क्या, पूरी दुनिया की सोच, और आप भी एग्री करोगे, आपके भी सोच यही है कि जितनी मोटी कमर होगी उतना बड़ा पैंट लेंगे, जितनी हाइट होगी उतनी बड़ी जीन्स या पैंट लेंगे। कैसे संभव है कि चद्दर लेके पैर एडजस्ट करेंगे? और एक चद्दर से भी, एक बेडशीट से काम नहीं चलेगा। एक ओढ़ने के लिए चाहिए, एक बिछाने के लिए चाहिए, एक धोने के लिए चाहिए, 3 बेडशीट मिनिमम चाहिए। तो सोच बदलने की जरूरत है। और हमारी जो सोच है, क्या रीजन है हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन 100 रुपए की, 80 रुपए की चद्दर पे सोच आके रुक गई। 100 करोड़ की सोच को हमने 250 रुपए की चद्दर पे एस्टेब्लिश कर दिया। इससे क्या नुकसान हुआ? आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आया। अगर आप 100 चद्दर लेंगे तो उससे बहुत सारे करघा आएंगे, बहुत सारे डीलर्स आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। आप में और यूएसए में फर्क क्या है? आप में और चाइना में फर्क क्या है? चाइना ने मेनली एक्सपेंड किया, उन्होंने अपनी जरूरतें एक्सपेंड की, उसके लिए उन्होंने जिद किया। हमने अपनी जरूरतों में ऑटो सेटिस्फैक्शन डेवलप कर लिया। अगर मेरी मम्मी एक रूम के मकान में रह रही है, आई एम हैप्पी। मेरे को बगल में नौकरी मिल गई तो मेरी माँ रोती है कि अगर आप बेंगलोर नौकरी करने जाओगे, आप चाइना जाओगे तो आप, मेरी तबीयत खराब होगी तो आप दूर हो जाओगे। आपसे, आपको सिर्फ आपकी गरीबी दूर करती है। गरीबी के अलावा कुछ आपसे दूर नहीं करता। आप खूब कमाओ, जिद करो कमाने का, और देन रिटर्न टू योर सोसाइटी, रिटर्न टू योर फ्रेंड्स, रिटर्न टू योर फैमिली। आप देखें, आपके जितने कोर्ट डिस्प्यूट्स हैं खत्म हो जाएंगे। हर आदमी आपको प्यार करेगा, हर आदमी आपको प्यार करेगा, हर आदमी आपको याद करेगा। आपको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मेरा बर्थडे है, आपको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज आपकी तबीयत खराब है। और आप देख लें, जितने लोग आपके अगल बगल हैं वो आपको सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं या ज्यादा प्यार करते क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है। कल आप से शुरू करिएगा 10 लोगों को फोन करके सिर्फ लाख लाख रुपया मांगना शुरू करिएगा, सिर्फ 10 लोगों को फोन करके। 1 महीने बाद अगर कोई आपका फोन उठा ले तो आप मेरे को फोन करिएगा, मेल करिएगा, मैं अपना थॉट चेंज कर दूंगा। नहीं, आपने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि पहले तो जो हमारी सोच है, क्योंकि इंस्पायर इंडिया नाउ के द्वारा मैं ये जान पाई हूँ कि आप लोगों की सोच भी बदलना चाहते हैं। कि जितना है उसमें खुश रहें, ये एक सोच रही है, लेकिन व्हाई नॉट टू थिंक बिग। और जैसे आपने कहा कि खूब कमाएं, एंड ऑफ कोर्स फिर सोसाइटी के लिए आप वर्क करें, जो कि आप आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जो आप कर रहे हैं। कि आप सोसाइटी को देने के लिए, और यहाँ पे आपने ये मुहिम शुरू करी है। तो राजेश जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे इंस्पायर इंडिया के द्वारा आप किन लोगों को लेके आना चाहते हैं इस
इन एपिसोड्स में? कौन से ऐसे टारगेटेड लोग हैं? अभी मैं आपको बताऊं सिमरन जी, करीब हमने 100 लोगों को तैयार किया है, ठीक। जिसमें करीब 5-6 लोगों की शूटिंग हम कर चुके हैं, जिसमें अमर साबले जी की शूटिंग हो चुकी है, गिरीश बानखेड़ी की शूटिंग हो चुकी है। इसमें मेनली हम इस्कान से गौरंग प्रभु जी को लाना चाहते हैं। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। वो IIT मुंबई से इंजीनियर हैं। उन्होंने गोवर्धन इको विलेज बनाया है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है। मैं अरुण कुमार मिश्रा जी को लाना चाहूँगा, जो चाणक्य IAS एकेडमी के फाउंडर हैं। झारखंड के एक बहुत गरीब परिवार से आए थे, लोहे का छोटा बैग लेके। उन्होंने या उनके सहयोग से हमने 5000 से ज़्यादा IAS और IPS ऑफिसर बना के देश को दिए हैं। हम लाना चाहेंगे अमर साबले जी को, जो बहुत गरीब परिवार से थे और वहाँ से मुंबई आए। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने जो है आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और उसके अलावा मैं JM व्यास साहब को लाना चाहूँगा। व्यास साहब को दुनिया फादर ऑफ फॉरेंसिक के नाम से जानता है। आपने देखा होगा एक बहुत खराब दुर्घटना हुई, ना याद करने वाली, कलकत्ता में डॉक्टर के साथ रेप हुआ। बिकॉज ऑफ फॉरेंसिक हमने उस प्रॉब्लम को 12 घंटे में सॉल्व कर लिया। देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने एग्री किया है कि मार्च में डिक्लेरेशन करेंगे, 800 नए हम फॉरेंसिक सेंटर बना रहे हैं। हर गांव, हर जिले में एक फॉरेंसिक सेंटर होगा, तो वहां का कोई भी क्राइम होगा हम वहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं। कोई भी केस 3 महीने से ज़्यादा चलने नहीं देंगे। मतलब अब सरकार का आप मार्च में देखोगे कि कोई भी केस 3 साल में, जिस दिन से FIR दर्ज होगी 3 साल के अंदर कंक्लूड करेंगे। इससे फायदा होगा, करप्शन नहीं आएगा, लोग पुलिस को, दूसरे लोगों को पैसे नहीं देंगे एंड बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स होगा। तो अभी हमने दिसंबर में एक फॉरेंसिक का कॉन्फ्रेंस किया था अहमदाबाद में, नारायण स्वामी इंस्टीट्यूट, और स्वामी नारायण ने अभी एक रियल टाइम पे केस स्टडीज किया था। उसमें करीब 400-500 स्कूल के लोग आए थे। तो मेनली हम इसमें ऐसे लोगों को ला रहे हैं, अनुज शर्मा को ला रहे हैं जो EB के फादर ऑफ EB बोला जाता है, जिन्होंने 2002-2003 में हमारे साथ गडकरी जी के साथ मिलके पूर्ति इलेक्ट्रिक बनाया था। और अब अभी उन्होंने 20 दिन पहले एक्सपो किया था, जिसमें मोर देन 40 देशों के लोग आए थे। करीब 70-80 हज़ार लोग आए, EB के बारे में समझा, EB के डेवलपमेंट के बारे में समझा। सो मेनली हम उन सब लोगों को ला रहे हैं जो लोग ने इंस्पायर किया, और इंस्पायर करने के बाद में एक साइलेंट पोजीशन में आ गए, जिनको आप सुनना चाहते हैं। नारायण मूर्ति साहब को आप देखना चाहते हैं कैसे 12,000 रुपए से 80 to 83 में एक आदमी 12,000 रुपए में अपनी औरत का मंगलसूत्र बेचता है और मंगलसूत्र बेच के बिजनेस शुरू करता है। और आज उस आदमी ने 20 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी, सरकार को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स दिया, और आज भी उनकी कंपनी 2 लाख करोड़ से ज्यादा वेल्थ की कंपनी है। बहुत खूब। 12,000 रुपए के प्रयास से। धीरू भाई एक ही चीज बोलते थे, जल्दी सोचो, तुरंत डिसीजन करो, फास्ट मूव करो। ज्यादा से ज्यादा 50% आप फेल होंगे, बट जो 50% है वो इतना बड़ा होगा कि आप समेट नहीं पाओगे। और आपके पास ज्ञान होगा तभी बांट पाओगे, आपके पास धन होगा तभी बांट पाओगे। इसलिए ज्ञानवान बनो, धनवान बनो। एंड तीसरा चीज जो इंस्पायर इंडिया लाने के लिए मेरे को बहुत मोटिवेट किया, खुली आंखों से सपने देखो, और सपने इतने बड़े देखो कि जब तक पूरे ना हो सो ना पाओ। बहुत ही बढ़िया। इतने बड़े सपने देखो कि सो ना पाओ, छोटे सपने ना देखो। फोन खरीदेंगे सपने ना देखो, कोट खरीदेंगे सपने ना देखो। सपने देखो 100 आदमी को रोजगार देंगे, सपने देखो 5,000 आदमी को खाना खिलाएंगे, सपने देखो 100 लोगों की शादी कराएंगे। अभी 30 अप्रैल को हमने अहमदाबाद में प्रोग्राम किया, 10,000 लोग आए थे। हमने 1400 साल चल रही परंपरा को तोड़ते हुए अखाड़ा परिषद के चेयरमैन रविंद्रपुरी महाराज, जूना अखाड़े के प्रमुख हरिगिरी महाराज और स्वामीनारायण महाराज के सहयोग से हमने 4 दलित महामंडलेश्वर बनाए। चलिए 4 दलित महामंडलेश्वर बनाने से क्या हुआ, 20,000 आदिवासी पिछड़े बच्चों को, दलित बच्चों को अब टेक्नोलॉजी, अब स्किल ट्रेनिंग मिल रही है। एक दिन, 2 दिन के, 5 दिन के मेहनत से हमारे 10,000 लोगों का जिंदगी बदल गया। अभी वो लोग सब कुंभ में आए, वो लोग करीब 5,000 लोगों को लेके कुंभ में आए। कुंभ में आने से उन्होंने इलाहाबाद देखा, लखनऊ देखा, कानपुर देखा, दिल्ली देखा। तो अब उनका सोचने का नजरिया बदल रहा है। बहुत ही ये मकसद है इंस्पायर इंडिया का।
कितना अच्छा मकसद लेके आपने इनिशिएटिव शुरू किया है। आपने बहुत हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत करी, आज आप इतने बड़े मुकाम पे आ चुके हैं। और जैसे कि आपने बताया कि इंस्पायर इंडिया पे हम ऐसे लोगों को देखने वाले हैं जिन्होंने बहुत बहुत छोटे से, जिस तरह से आपने बताया, बहुत ही कम रुपए में या बहुत ही छोटे तत पर उन्होंने शुरुआत करी Right. और आज वो हमारे इस पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं। ऐसी स्टोरीज देखने के लिए हम बिल्कुल उत्सुक हैं। Thank you. इसमें शुक्ला जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग तो इतने अच्छे ऐसे लेके आ रहे हैं, पर आपने ये सोचा होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन रहेगी, किस तक आप ये पूरा पहुंचाना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं? 18 साल से 65, 18 साल में हमारा दिमाग प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, तो हमारा टारगेट ऑडियंस 18 साल से शुरू होगा और 65 साल तक ये माना जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो जी। तो 18 से 65 साल के लोगों को इस अनकट अनटोल्ड स्टोरी से ट्रेंड करेंगे। और अभी इवन कल रात में भी हम इस्लामिक सेंटर में बैठे थे और डिस्कशन कर रहे थे कुछ न्यू प्रमोटर से कि उनको कैसे बड़ा किया जाए, उनको कैसे एसोसिएट किया जाए इंस्पायर इंडिया नाउ से। उसमें 2 मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, टाइम्स में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आज तक में थे और आज तक में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। कई सारे उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, बट वापस सिंस मैं स्ट्रेटजिस्ट हूँ तो मेरी बात सुनी जाती है और फिर सुनने के बाद ये डिसाइड हुआ कि अगले 4-5 दिन में उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर बदला जाएगा, वहाँ पे 5-10 नए लोगों को लाया जाएगा, 100 करोड़ की कंपनी 3 साल में बनाएंगे। बहुत खूब। आप जैसे आपने बताया कि आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो हम जानते ही हैं, और कितनी सारी कंपनियों के साथ आप काम कर चुके हैं। मैं तो चाहती हूँ एक पूरा एपिसोड ही आपकी वो स्टोरीज, आपकी अनटोल्ड स्टोरीज भी तो हैं जो हम कभी जानना चाहेंगे। सिमरन जी, एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरी स्टोरी जानने से आपको उतना फायदा नहीं होगा। जी जी। इसलिए इतना नहीं होगा कि मैं स्ट्रेटजिस्ट हूँ, तो मैं जब भी आप भी मिलोगी तो आपका जो वैल्यू होगा वो अनब्लॉक करेंगे। हमारा काम क्या होता है कि लाइक आपके पास 1 किलो दूध पड़ा है और वो दूध आप यूज नहीं कर रही हैं, तो शाम को फेंके ना, उस दूध से कैसे दही, कैसे बाकी प्रोडक्ट बनावे, एंड इट्स मस्ट बी बेनिफिटेड टू यू एंड बेनिफिटेड टू एवरीवन। सो वैल्यू एडिशन होता है। सो मैं अगर आप देखेंगे तो मेरे बारे में बजाज को ले लीजिए, बजाज हिंदुस्तान को ले लीजिए, बजाज ऑटो को ले लीजिए, मुकुंद स्टील को ले लीजिए, इन्फोसिस को ले लीजिए, विप्रो को ले लीजिए, L&T को ले लीजिए, टाटा स्टील को ले लीजिए, सिम्बोसिस को ले लीजिए, ये सारे जानते हैं। बहुत खूब है। क्योंकि उन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं मेरे से स्ट्रेटजी लेने के लिए, तो सारे जानते हैं, सारे याद भी करते So हैं। literally speaking कि you name a company and I have it. यस 5,000 से, मतलब बड़ी टीम थी हमारे पास भी, करीब 3-4 हजार लोग होंगे 2010-11 तक, बड़ी टीम थी, 15-16 ऑफिसेस थे हमारे पास। इवन मैंने तिरुपति मंदिर को 3 साल तक हैंडल किया है, श्री श्री रविशंकर का अकाउंट हमने हैंडल किया है, हमने स्वामीनारायण को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो रिलीजियस, कल्चरल, टेक्नोलॉजी, ऑल काइंड ऑफ की कंपनीज थी, क्योंकि सबको जरूरत होती स्ट्रेटजी की, सबको जरूरत होती पैसे की। तो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, आराम को मेरे पे विश्वास करता है, दुनिया का सबसे बड़ा फंड है, दाइवा विश्वास करता है, दुनिया का सबसे बड़ा फंड है। जैसे एक इंसिडेंट आपको बताएं, 2005 दाइवा मेरे इन्विटेशन पे इंडिया आया, 6 से 7 हजार करोड़ रुपए उन्होंने लगाए, वर्ली में ऑफिस बनाया, मेरा दोस्त इंडिया हेड बन के आया। 3 साल में उनको इंडिया का नेचर नहीं समझ में आया कि आप और मैं कन्विंस हैं, लेकिन जब आप सुबह ऑफिस पहुंचते हो तो आपका व्यू पॉइंट पेपर पे चेंज हो जाता। 3 साल में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, लेकिन 2008 में उन्होंने इंडिया छोड़ा, आज 2024 है, आज तक उन्होंने मुझे ब्लेम नहीं किया। 2010 में उन्होंने मेरे को जापान बुलाया, जापान में F1 में होस्ट किया, आने जाने के 10 लोगों के फर्स्ट क्लास के टिकट दिए, सारे खर्चे दिए, अवार्ड दिए, लेकिन उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला कि आपकी स्ट्रेटजी गलत थी। फिर जब नई सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी वहां गए, फिर हमने बात किया, 2017-18 वापस वो इंडिया आए और इंडिया आके उन्होंने अपनी ऑफिसेस खोल ली। तो ये जो इंसिडेंट है वो ये दिखाता आपका डेडिकेशन और आपकी ऑनेस्टी। तो यही मैं आप में देख रही हूँ, बिकॉज आपने इतने लोगों के साथ काम किया, आपकी डेडिकेशन आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा रही, और आज अपने हार्डवर्क के थ्रू यहाँ पहुँच चुके हैं इंस्पायर इंडिया नाउ में। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं, क्या कोई क्लासिफिकेशन है जिनको आप लाना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग आप लेके आ रहे हैं? मेनली इसमें हम ला रहे हैं
एंटरप्रेन्योर्स जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, आर्टिस्ट जो बड़े आर्टिस्ट बन गए, स्पोर्ट्समैन जो छोटे छोटे स्टेशन से आए थे, जैसा हरभजन हो गए, धोनी हो गए, ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं। और जैसे जेएम व्यास को लाना चाहते हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए और आज फॉरेंसिक के रूप में भारत की तस्वीर बदल रहे हैं। फॉरेंसिक के रूप में भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हर इंडियन सिटीजन कोर्ट जाने से डरता था, एक बार कोर्ट गए तो वकीलों के चक्कर और कोर्ट के चक्कर लगा लगा के बुढ़े हो जाएंगे। वो तस्वीर बदल के आज भाई अमित भाई शाह पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम 3 साल से ज्यादा कोई केस चलने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम 3 साल से ज्यादा केस चलने नहीं देंगे। इसके बैकग्राउंड में सबसे बड़ा रीजन फोरेंसिक है और जेएम व्यास है, उनको लाके लोगों को दिखाना चाहते हैं। राजेश जी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इतने सारे लोगों को लेके आ रहे हैं। स्पेशली आपने बहुत सारे मेन की बात करी, बड़े अक्लेम नाम आपने बोले, बड़े ही पहुंचे हुए। पर आपके एक ऑर्गेनाइजर्स हैं जागो नारी, यहाँ से मैं जानना चाहती हूँ कि आप उन कौन से विमेन को हाईलाइट करना चाहते हैं या उनकी अनकट अनटोल्ड स्टोरीज को सामने दर्शाना चाहते हैं? एक्चुअली जैसा आपने राइटली बोला कि फेडरेशन बैक्ड बाय जागो नारी। जी। तो जागो नारी 30,000 उन सक्सेसफुल औरतों का ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपनी मेहनत से, जिन्होंने अपने काम से ये ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 6-7 सालों से आगे बढ़ाया है। उसमें मधु त्यागी जी हैं और आनंदिता गुप्ता हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। आनंदिता गुप्ता मीडिया बैकग्राउंड से आती हैं, शी वाज विद ऑल ग्लोबल कंपनीज, अभी वो अपनी कंपनी चला रही हैं। बट इनमें औरतों का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं कुछ ऐसे लोगों को लाइक फागुनी नायर को लाना चाहूँगा। जब फागुनी नायर के हस्बैंड संजय नायर को 20-25 लाख करोड़ के आदमी हैं, जनरली जो कंपनी 3-4 हज़ार करोड़ से ऊपर है उन कंपनी को उनसे मिलने का सौभाग्य होता है। तो वो 2011-12 में घर पे बैठी थी, मतलब उनको एक आया कि भाई आई हैव टू डू समथिंग। उन्होंने नायिका करके एक कंपनी बनाई, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। तो 11-12 साल में उन्होंने 1-1.5 लाख करोड़ की कंपनी बना दी। ये पोटेंशियल है नारी का। तो मैं इस प्रोग्राम को डबल फ्यूजन में लाऊंगा कि ऐसी नारियां, ऐसी औरतें आपके सामने लाऊंगा कि जिन्होंने, लोग बोलते हैं ना 20 करोड़ के हो गए तो बहुत बड़े हो गए, 5 करोड़ के हो गए तो बहुत बड़े हो गए, वो 1 लाख करोड़ का बनने के बाद भी शांति से नहीं बैठी हैं। दूसरी औरत अगर ऐसी कोई, मैं नैना की दुआई को लाना चाहूंगा। नैना की दुआई बहुत हम्बल नेम है, HSBC की हेड थी, जो आज वापस 30-35 हज़ार करोड़ का फंड हैंडल कर रही हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। एक्चुअली में उनको काम करने का जरूरत नहीं था। आप HSBC एशिया हेड 20 साल रहे, रिटायर होने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद काम करने की जरूरत नहीं, उसके बाद काम करके आप 6-7 हज़ार करोड़ की कंपनी बनाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मैं सुनीता रेड्डी को लाना चाहूंगा जो GMR में संजय रेड्डी की वाइफ हैं। पूरा हॉस्पिटैलिटी, पूरा होटल बिजनेस अकेले दम पे वो संभालती हैं, उनको लाना चाहूंगा। बट यहाँ आपको मजा आएगा कि इन्होंने फैमिली भी बनाई है, बच्चे भी पैदा किए हैं, बच्चों को सेटल भी किया है, हस्बैंड को भी देखते हैं टाइम पे ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं खाया। उसके बाद 1-1 लाख करोड़ की, 50-50 हज़ार करोड़ की कंपनी बना दिया है। ये विजन होगा, ये मिशन होगा इंस्पायर इंडिया को डबल इन्फ्यूज करने को, जहां से आपको रियल में दिखेगा कि इंस्पायर इंडिया एक्चुअली इट इज गोइंग टू इंस्पायर इंडिया। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने इस पूरे एपिसोड में करी हैं। इनफैक्ट आई एम रियली इंस्पायर्ड टू सी दिस एपिसोड। मैं बिल्कुल दिल से और सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हर एक एपिसोड में ये अनटोल्ड और अनकट स्टोरीज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी चादर में ही सीमित रहें। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे थिंक बिग। अब मेरा आखिरी सवाल ये है, मुझे तो लगता है कि एपिसोड चलता ही रहे, बट मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपके मन में कोई एक ऐसा इंसान तो होगा जो नहीं इस एपिसोड का या इस पूरे इनिशिएटिव का पार्ट हो पाए, जरूर बताएं हमें। यू हैव टच वेरी पेनफुल मोमेंट। एक्चुअल में जब हमें शुरू कर रहे थे तो डिस्कशन रतन टाटा जी के साथ होता था, और आज दुर्भाग्य की बात है कि ही इज नॉट विथ अस, सो मैं उनको लाइव नहीं कर पाऊंगा। आई विल मीट हिज टीम अगेन टू फाइंड आउट द फुटेज एंड फाइंड आउट द सम मोमेंट जो मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ, और कोई एक ऐसा आर्टिस्ट देख रहा हूँ जो आर्टिस्ट रतन टाटा के लाइफ को नरेट कर पावे। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि एक सोफा होगा जिस पे एक छोटी लाइट पड़ेगी, एंड द लाइट विल बी रतन टाटा, एंड द वॉइस गो टू ऑल पीपुल।
सोफा खाली होगा, लाइट होगी और वहां पे एक बंदा बोलेगा, रतन टाटा की तरह बोलेगा। ऑफ कोर्स वो रतन टाटा जैसा नहीं बोल सकता, बट रतन टाटा की फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। नाउ हाउ ही इज फीलिंग व्हेन द इंस्पायर इंडिया इज रियली गोइंग टू ए ब्रॉडकास्ट। वाओ, क्या आपने कितनी सारी चीज़ें ऐसी बता दी। और आपकी ये जो ख्वाहिश है, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये जो आपके मन का है और ये जो एपिसोड है ये बहुत स्पेशल होने वाला है, ये ज़रूर हम सब देखेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना इतना कीमती वक्त, आप बहुत बिजी रहते हैं और आपने अपना ये वक्त हमें दिया और अपने इस प्यारे से इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग लॉट ऑफ गुड वर्ड्स एंड encouraging my team and encouraging my thoughts. Thank you very much. So you are well deserving. It is our goodwill that you are here. Thank you so much. Thank you. और दोस्तों, यहाँ पे आप भूलेगा नहीं, हमने बात करी है इंस्पायर इंडिया नाउ के बारे में। इन एपिसोड्स को आप बहुत करीबी से, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ नाम ही नहीं है, इसमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। तब तक जुड़े रहिए। मैं हूँ सिमरन। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।